नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की इस नई श्रृंखला एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया, जिसका टाइटल है द गो टू नेशन। ठीक है, इसमें हम लोग तुलना करने वाले हैं कि भारत की आज की आर्थिक स्थिति जो है कई हद तक चाइना की 2008 की स्थिति के बराबर है। और ये वो समय है जब चाइना का राइज देखने को मिलता है। ठीक है, विश्व पटल पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ते हुए दिखाई देता है। हम देखेंगे कि चाइना ने उस वक्त ऐसा क्या किया और क्या आज भारत के पास ऐसा कोई अवसर है ऐसी चीज करने का। हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हुए आगे देखेंगे कि भारत अब क्या क्या कर सकता है। अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग नॉमिनल टर्म्स में बात करें या फिर परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में बात करें तो हम कह सकते हैं कि भारत वर्ल्ड की जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब हम नॉमिनल टर्म्स में बात कर देते हैं तो हम कहते हैं कि भारत अभी वर्ल्ड की सबसे पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और उसके आगे जो है तीन चार देश और भी हैं। और जल्दी ही हम लोग तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज की भारत की जो इकोनॉमी है वो लगभग लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास की है। ठीक है, तो उस वक्त 2008 में चाइना की हालत भी कुछ ऐसी थी और मैं तो कहूंगा कि इससे भी कम। उस वक्त चाइना जो है लगभग 2007 की जब हम बात करें तो इसकी इकोनॉमी जो थी वो 3.6 ट्रिलियन की थी। 3.6 ट्रिलियन। ठीक है, और भारत आज उसी पड़ाव पे है जहां पे इसकी इकोनॉमी जो है 4 ट्रिलियन के आसपास है। और हम जल्दी ही 2030 तक हमारा उद्देश्य है कि हम लोग जल्दी ही विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे जगह पे जहां पे हम हैं, क्या ऐसी कोई अवसर है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें ग्रैब कर लेना चाहिए। अगर हम नॉर्मली बात करें तो आपको पता होगा कि भारत के पास एक तो आर्थिक गतिशीलता है, इकोनॉमी जो है वो मोमेंटम में है। ठीक है, हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी सबसे गति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास जो है डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी मतलब जनसांख्यिकी है हमारे पास, जिसका मतलब है कि हमारे पास जो हमारी जनसंख्या है वो काफी जवान है, यंग है। ठीक है, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को देखें तो हमारे पास एक अवसर है और उस अवसर को अगर हम ग्रैब करें तो हम जल्दी ही बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच सकते हैं। वो हम वही कर सकते हैं जो चाइना ने उस वक्त किया और हम हो सकता है हम उससे भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी जब हम बात करें कंपटीशन की तो चाइना अपने आप अपने इकोनॉमिक इश्यूज के साथ जूझ रहा है। यूएसए की बात करें तो यूएसए जो है अपने डोमेस्टिक या फिर आप कहें घरेलू जो अफेयर्स हैं उनके अंदर बिजी है। यूके की बात करें, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन जो है अभी अपने उसके ऊपर आर्थिक आप कह सकते हैं ऐसा प्रेशर बना हुआ है, बिकॉज कि वहां पे काफी सारे माइग्रेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए, जियो इकोनॉमिक्स को देखते हुए, जियो पॉलिटिक्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत के पास एक बहुत बड़ा अवसर है और हमें इसको खोना नहीं है। ठीक है, ये अवसर ऐसा है जब भारत विश्व पटल पर, हम अभी देखेंगे अगर हम लोग जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो हम लोग काफी उभरे हुए हैं विश्व पटल पे। और वहीं पे अब हम जियो इकोनॉमिक्स में भी वही चीज ला सकते हैं, भू आर्थिकी में भी वही चीज ला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हम इस एडिटोरियल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इंडिया कैन बिकम अ बैंक फॉर इट एज वेल। ठीक है, ग्लोबल साउथ का मतलब है विकासशील देश, वो जो देश है जो डेवलपिंग देश है। ठीक है, जिन्हें हम जनरली ग्लोबल साउथ नाम से बोलते हैं। ये नई टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप भी इसको याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है ग्लोबल साउथ। तो जो ये ग्लोबल साउथ के देश है, भारत उनकी आवाज है। एक तौर पे आप देख सकते हैं, जब अभी कुछ वक्त पहले भारत में G20 मीटिंग हुई थी, भारत होस्ट कर रहा था। उसके बाद अभी जो है COP28 जो चल रहा है अभी। ठीक है, तो इन सब में हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को बाहर उनके उभार के उनके सामने रखा है। और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे इन देशों की बात नहीं की जाती, वहां पे भारत इनके लिए आगे आया और उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऑथर का कहना है कि जब भारत उनके लिए ग्लोबल वॉइस हो सकता है, उनके लिए एक आवाज बन सकता है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम उनके लिए एक बैंक भी बन सकते हैं। या बैंक बनने का मतलब है कि हम उनके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं, जो उनके विकास के लिए जो प्रोजेक्ट जरूरी है, उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। ठीक है, उनको लोन दे सकते हैं, उनको इकोनॉमिक एड दे सकते हैं। ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो नो डाउट ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो छोटी अर्थव्यवस्था है वो हमसे जुड़ेंगी। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारे स्टेक्स हैं वो हाई हो जाएंगे, हमारे पास लेवरेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, हालांकि हमारी जो भारत के कुछ वैल्यूज हैं, हम नहीं देखते हैं कि हम लोग किसी ट्रांजेक्शनल पॉलिसी पे यकीन नहीं करते हैं कि मैं आपको ये दे रहा हूं, आप मुझे वो दीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके के सहयोग प्रदान कर पाएंगे तो भारत की एक रिलायबिलिटी जो है, भारत पे जो भरोसा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से भारत की सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें यही सब देखने का काम करेंगे कि हमें क्या क्या जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना दे देना चाहता हूं कि दृष्टि आईएएस के द्वारा सामान्य अध्ययन के फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट किए गए हैं।
अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग टाइम के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में मुखर्जी नगर शाखा, करोल बाग शाखा में ये क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। मुखर्जी नगर में 29 दिसंबर, करोल बाग में 21 दिसंबर को। इसके अलावा जयपुर शाखा में भी 18 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। प्रयागराज और लखनऊ शाखा में ये 27 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। इन क्लासेस के अंदर हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम प्रीलिम्स और मेंस की एक समग्र तैयारी करवाएं, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पूरी तैयारी करवाएं। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? नो डाउट आपको क्लास नोट्स तो मिलेंगे ही। इसके अलावा आपको दृष्टि की जो है करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो इसके साथ मिलेगी 18 महीने तक। हर सब्जेक्ट के लिए क्लासरूम टेस्ट जो है वो अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा पूरे कोर्स के दौरान जो है आपको एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आपको कोई अड़चन आती है तो वहां पे आपको ऑफलाइन एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और जो ये ऑफलाइन क्लासेस रहेंगी, ये इन क्लासेस का ऑनलाइन एक्सेस भी आपको दिया जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। आने वाले 3 साल तक आप इनको अनलिमिटेड टाइम तक देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपका रिवीजन भी उन्हीं क्लासेस से करवाया जा सकता है। आपको कोई डाउट होगा तो वो वहां से क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाओं के साथ आपके लिए ये जो है नया फाउंडेशन कोर्स लाया गया है। इन सब लोकेशंस पे आप अपनी सुविधा अनुसार जो है अपना ब्रांच और लोकेशन चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी होगी तो यहाँ पे सब ब्रांचेस के साथ नंबर्स दिए गए हैं, फोन नंबर्स, आप उनसे फोन करके जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। फिर आज के इस आर्टिकल के अंदर हम लोग पहले परिचय देखेंगे कि हम इसमें बात क्या कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम इसमें जो है चाइना और भारत को कंपेयर करते हुए देखेंगे कि आर्थिक जो स्थिति आज की है भारत की, उसके अनुसार हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और कैसे वैश्विक पटल पे उभर के आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चाइना के उदय से हम लोग क्या सबक ले सकते हैं, क्या लर्निंग्स ले सकते हैं कि चाइना ने क्या क्या किया था उस वक्त, और क्या भारत को भी ऐसी कोई चीज करनी चाहिए, या फिर हम सीख सकते हैं कि क्या चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भारत के लिए अवसर हम देखेंगे कि भारत के लिए ये 2024 का जो साल है वो एक अवसर कैसे है। ठीक है, उसके बाद व्हाट शुड इंडिया डू, अगर ऐसा अवसर है तो हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद वैश्विक विकास में आपको योगदान कैसे देना है। वैश्विक विकास का यहां पे मतलब है ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर आप अपना योगदान कैसे देंगे, भारत कैसे योगदान देंगे। ठीक है, आर्थिक रूप से भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकली भी इस तरीके के कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे आगे कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है, आगे बढ़ने का तरीका भारत के लिए क्या है। ठीक है, ये आपका आर्टिकल है जिसे लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर डिस्कशन। तो पहली चीज यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताई वो ये रहेगी कि 2007 में चीन की अर्थव्यवस्था 3.6 ट्रिलियन की थी, जो कि भारत की अगर बात करें 3.7 ट्रिलियन या फिर इससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब अगर हम आर्थिक रूप से देखें, ठीक है, वैल्यू के टर्म्स में देखें तो हम लोग उस जगह पे है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी अपॉर्चुनिटी हमारे पास क्या है, तो वो ये है जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका, यूके और बाकी जो कंट्रीज हैं वो अपने आप में कहीं बिजी है। ठीक है, चाइना में भी कहीं ना कहीं स्लो डाउन आ रहा है। ठीक है, तो उस स्लो डाउन में आपको लगेगा कि जब चाइना में स्लो डाउन आ रहा है, यूके और यूएसए अपनी जगह बिजी है, तो एक गैप बनेगा और उस गैप को जो है भारत आसानी से फिल कर सकता है। ठीक है, अ मूवमेंट इफ सपोर्टेड बाय द इंडियाज पीपल एंड इट्स कंपनीज एंड स्टेट ऑपरेटर्स विल रीशेप अ ग्लोबल ऑर्डर। अगर अभी इस मूवमेंट पे हम लोग जो है किसी तरीके से भारत की जो जनता है, भारत का जो शासन है, भारत की प्राइवेट कंपनीज हैं, ये सब मिल करके एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर काम करें तो हम लोग विश्व पटल पे हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबल ऑर्डर है पूरा, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा तो उद्देश्य भी यही है कि हर देश का उद्देश्य होता है कि आप जो है विश्व स्तर पर राइज करें, और भारत के पास अभी वैसी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं चीन की 2007 की जीडीपी और भारत की वर्तमान जीडीपी के बीच में समानता देखी जा रही है। वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देने में भारत की क्षमता का महत्व है। ठीक है, अब हमको उस महत्व को जानना है और उसके हिसाब से काम करना है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास अभी इकोनॉमिक मोमेंटम है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हमारे पास आर्थिक गतिशीलता है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो जनसांख्यिकी। ठीक है, डेमोग्राफी का मतलब है कि हमारे पास एक युवा जनरेशन है। ठीक है, हमारी जो जनसंख्या है उसमें काफी लोग युवा है। ठीक है, और उनको उनका स्किल डेवलपमेंट करवाया जा सकता है, उनसे जो है हमारा प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज की जा सकती है, जीडीपी में उनका योगदान बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत को इस अवसर को जो है खोना नहीं है। फिर देखेंगे कि चीन के उदय से हमको क्या सबक मिलता है। ठीक है, जब 2007 के अंदर
आप देखेंगे कि चीन कोई इतना बड़ा देश नहीं हुआ करता था। जनरली ये कहा जाता था कि चीन एक फ्री राइडर है, यूएसए के पैसों पे जो है राइज कर रहा है। ठीक है, बात सही थी। लेकिन 2007 के बाद 2008 में जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, एक वित्तीय संकट आया, तो पूरी दुनिया उससे जूझ रही थी। ठीक है, उस वक्त चीन एक ऐसा देश था जिसकी जीडीपी जो है लगभग 3.6 ट्रिलियन की थी, और चीन ने उस अपॉर्चुनिटी को लिया। चीन ने कहा कि आपको क्या चाहिए, आपको आर्थिक स्थिरता चाहिए, आपको निवेश चाहिए, वो हम करेंगे। ठीक है, चीन के पास एक प्लान था, उस प्लान के अनुसार उन्होंने निवेश किया, लोग बाकी कंट्रीज को कुछ वादे किए। चीन की अर्थव्यवस्था नो डाउट 3.6 ट्रिलियन की थी, उस टाइम पे चीन ने लगभग 15 ट्रिलियन के वादे किए हैं लोगों से, इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो। ठीक है, और इसका फायदा मिला चीन को। इसका फायदा ये मिला कि विश्व स्तर पर चीन उभर करके एकदम सामने आया, एक नया प्लेयर सामने आया। ठीक है, जिसके बारे में पहले ये कहा जाता था कि यूएसए पर निर्भर है, वो आज यूएसए के साथ यूएसए की हेजेमनी को डायरेक्टली जो है चैलेंज कर रहा था। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो जीडीपी लेवल है भारत के आज के जीडीपी लेवल के बराबर है। ठीक है, तो ये भारत के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है और हम उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, एवरी नेशन शॉट टू डीपन रिलेशंस विद द बीजिंग। ठीक है, जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया और चीन जो है सहायता करने के लिए सामने आता है, तो सारे देश जो है चीन के साथ अपने रिश्ते जो है अच्छे करने के लिए लगे हुए थे। सीधी सी बात है, अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, आपकी कंट्री में निवेश कर रहा है और चारों तरफ मंदी छाई हुई है, ऐसे में अगर कोई देश आपकी जो है अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि उनके साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो जाए। ठीक है, चाइना प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूशनल एंड जियो इकोनॉमिक रेस्पॉन्सेज। इंस्टीट्यूशनल का मतलब उस टाइम पे, जैसे मान लीजिए पहले वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे संस्थान थे। 1991 जब 1990-91 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन किया, खोला, तो उस वक्त आईएमएफ से हमको लोन मिला। तो उस वक्त आप कह सकते हैं डेवलपमेंट के मामले में वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा था, आईएमएफ जो है आपका बीओपी क्राइसिस के टाइम पे जो लोन वगैरह दे रहा था। वहीं पे जब यहाँ पे 2008 में वित्तीय संकट आता है अमेरिका में, तो इन सब इंस्टीट्यूशन पे भी वित्तीय संकट आएगा, क्योंकि ये भी मोस्टली आप कह सकते हैं अमेरिका डोमिनेटेड या वेस्ट डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन थे। तो यहाँ पे चीन ने जो है नए इंस्टीट्यूशंस ला के सामने रखे, अपना खुद का एक डेवलपमेंट बैंक बनाया, क्रॉस कॉन्टिनेंटल निवेश किए। ठीक है, इसके अलावा और भी ऐसी सुविधा प्रदान की, जैसे आप देख सकते हैं एक विकास बैंक और डेवलपमेंट बैंक बनाया, क्रॉस कॉन्टिनेंटल ऋण कार्यक्रम, लैंडिंग स्कीम्स निकाली कि आपको इस लोन दिया जाएगा, ये एड दिया जाएगा। ठीक है, आर्थिक परियोजनाओं की एक श्रृंखला जो अंततः बेल्ट एंड रोड पहल के रूप में सामने आई। इतने सारे आर्थिक प्रोजेक्ट निकाले, आर्थिक इनिशिएटिव किए या इकोनॉमिक इनिशिएटिव रखे सामने, जो अल्टीमेटली विश्व पटल पर आज के डेट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से हमारे सामने आते हैं। ठीक है, और इन सब चीजों की वजह से चीन का एक रोल जो है वो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में बढ़ गया। ठीक है, चाइना यूज्ड इकोनॉमिक promises in 2008 to gain oversized economic and political influence that continues to stand in the good state। मतलब उस वक्त जो चाइना ने फायदा उठाया वो आज भी कायम है। ठीक है, यूएस वॉज स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस। उस वक्त यूएसए की क्या कंडीशन थी कि 2008 में जो क्राइसिस वित्तीय संकट आया था, यूएसए जो है उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उसके बाद जो बाकी कंट्रीज है, अगर हम यूके की बात करें तो यूरो जोन में भी ऐसा ही संकट था। ठीक है, तो इसलिए चाइना जो है उसने स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डायनामिज्म, जो आप कह सकते हैं आर्थिक गतिशीलता जो है वो प्रदान की, जिसकी वजह से चाइना जो है एक अलग से एक नया प्लेयर उभर करके विश्व पटल पर सामने आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इससे जो है भारत के लिए अभी क्या अवसर है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी भी यूएसए जो है अब अपने डोमेस्टिक अफेयर्स के साथ बिजी है। ठीक है, हम जब बात करते हैं यूके की, तो यूके में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं माइग्रेशन वगैरह को लेकर के, उनके ऊपर भी जो है इकोनॉमिक प्रेशर है। ठीक है, और बाकी कंट्रीज जो है वहां पे आप देखेंगे कोविड के बाद से एक ग्लोबल स्लो डाउन सा दिखता है। ठीक है, और वहीं पे आज भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, लगभग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो भारत के पास एक बढ़िया अवसर है। ठीक है, और वो यहाँ पे जो एक गैप बन रहा है उस गैप को फुलफिल कर सकता है। यहाँ पे देखिए, इंडिया कैन लीड एज एन एडिशनल इंजन ऑफ ग्रोथ। एडिशनल इंजन मतलब आपके जो विकास का इंजन बन सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, निवेश और जियोपॉलिटिकल पावर। ठीक है, भू राजनीतिक पावर जो है उसके रूप में सामने आ सकता है। करना क्या होगा, यूरोप में स्टैग्नेशन है, मतलब वहां पे भी लगभग आप कह सकते हैं कि स्थिरता आ गई है, इकोनॉमी जो है ग्रो नहीं कर रही है। फिर यूएस इज टर्निंग इनवर्ड, मतलब वो अपने डोमेस्टिक इश्यूज को सॉल्व करने में लगा हुआ है। चाइना इज फेसिंग चैलेंजेस इकोनॉमिकली।
तो चाइना में भी कुछ अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से एक गैप बन रहा है। और उस गैप को आप कैसे फिल करेंगे? भारत जो है वैश्विक विकास में अपना योगदान दे सकता है, निवेश कर सकता है, सुरक्षा और नए संस्थान बना सकता है। क्योंकि चाइना ने भी ऐसा ही किया था। आप देखेंगे उस टाइम पे जब वित्तीय संकट था तो उन्होंने वैश्विक विकास में योगदान दिया था, ठीक है, निवेश किए थे और फिर संस्थान क्रिएट किए थे, नए संस्थान, जो डेवलपमेंट बैंक वगैरह की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भारत जो है एक चीज और कर सकता है, सिक्योरिटी। इंडियन ओशन रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं तो चाइना का एक असर्टिवनेस जो है वो हमको दिखता है, और इसलिए जो है यहाँ पे इस रीजन में एक सुरक्षा का एक नेट प्रोवाइड कर सकता है भारत, ठीक है। तो इस तरीके से भारत के पास अभी एक अवसर है जिसे हमें जाने नहीं देना है, ठीक है। तो अब इस अवसर को फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास एक क्लियर एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा क्या होगा? जो भारत के पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, भारत के अंदर जो क्षमता है उसको सामने लाकर रखेगा, और हम लोग ग्लोबल ग्रोथ, इंस्टीट्यूशन और सिक्योरिटी, ये जो चीजें हमने डिस्कस की उनके लिए प्रोवाइड करेंगे और इस गैप को फिल करेंगे, ठीक है। व्हाट इंडिया शुड डू? अब इंडिया को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, और जहां चाइना था वहां पे हम भी हैं। आज हमारे पास भी इकोनॉमिक गतिशीलता है, आर्थिक गतिशीलता है, इकोनॉमिक मोमेंटम है, ठीक है। तो जब हमारे पास वो चीजें हैं तो भारत को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत नहीं है। जितना भारत कर सकता है वो हम करेंगे, ठीक है। चाइना के पास उस वक्त जो है एक इंजन था, वो था मैन्युफैक्चरिंग। चाइना जो है उस वक्त विनिर्माण में काफी अच्छा था, ठीक है। लेकिन आज की इकोनॉमी की जो जरूरतें हैं उनको देखते हुए जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, भारत उसमें काफी अच्छा कर रहा है, ठीक है। और इसी के बलबूते पर भारत जो है आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा हम लोग और भी चीजें देखें तो हम लोग मेक इन इंडिया, ठीक है, इसमें जैसे प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है भारत की ग्रोथ का एक रथ बन सकती है, हमें आगे ले जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा परिभाषित प्रणाली और रोड मैप होना चाहिए। चाइना के पास एक स्कीम थी, जिस स्कीम पे चाइना ने काम किया, ठीक है, वैसा ही भारत भी ऐसा कोई स्कीम ला सकता है, एक पर्टिकुलर विजन ला सकता है, देशों को बता सकता है देखिए हम ये चीजें कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे साथ आइए, ठीक है। तो आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो आपको वो बनाना है, और एक संपूर्ण भविष्य केंद्रित ढांचा, यू कैन से फ्यूचर फोकस्ड और सेंटर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, ठीक है। और जो बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वर्ल्ड ओवर, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो भारत को करनी होगी, प्राइवेट सेक्टर को साथ में आना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें जो है जैसे कनेक्टिविटी है, आपकी सप्लाई चेन है, रिसोर्स रेजिलियंस प्रोजेक्ट है। सप्लाई चेन मतलब कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो चीजें एक जगह से दूसरी जगह, जैसे प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास, ये चीजें, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देखें तो एक देश जो है कोई चीज मैन्युफैक्चर करता है वो दूसरे को निर्यात करता है, तो वो जो वैल्यू चेन है वो बराबर रहनी चाहिए, और उसमें भारत एक जो है इंफ्रा क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भारत अभी कर सकता है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी क्या होता है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पहले क्या होता था कि प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई चीजें, ठीक है, मतलब एक इंसान है जिसने सारी चीजें बनाई, फैक्ट्री में चीजें बनी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, जो आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मार्केटिंग वगैरह करेगा, फिर मार्केट में आएगी चीजें, ठीक है, होलसेलर के पास, फिर वो जो है रिटेलर के पास आ गई, रिटेलर के पास से वो कंज्यूमर के पास गई। अब आप देखेंगे कि वो एक चेन है, ठीक है, और एक लीनियर चेन है, एक आदमी से दूसरे के पास जा रहा है, दूसरे से कंज्यूमर के पास जा रहा है, ठीक है। लेकिन आज की व्यवस्था जो है वो कुछ अलग सी है, थोड़ा सा इसमें और चीजें ऐड हो चुकी है। इनके बीच में ना कुछ प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि किसी ने एक जीन्स बनाई, ठीक है, और उसको पहले क्या होता था कि जीन्स बनाई, फिर उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दी, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दी, रिटेलर ने कंज्यूमर को दी। अब आज का सिस्टम कुछ ऐसा है कि जीन्स बनी और मैन्युफैक्चरर ने या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है मिंत्रा या अमेजोन से प्लेटफॉर्म पे डाल दी। अब वहां पे जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आके इकट्ठे हो गए, और फिर कंज्यूमर जो है वहां से खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले क्या होता था कि आपका कस्टमर जो है वो सिर्फ आपके पास आ रहा है, एक चीज बेचने वाला है, एक चीज खरीदने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक लीनियर सिस्टम हुआ करता था। अब आप देखेंगे योर कस्टमर एंड मार्केट, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे एक लिंक है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है हम कह सकते हैं ये वो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अमेजोन, मिंत्रा, जोमेटो, ये सारी चीजें। यहाँ पे आपका कस्टमर है और मार्केट है, दूसरे के कस्टमर और दूसरे का मार्केट। मिंत्रा पे खाली एक सेलर नहीं है और भी बहुत सारे सेलर है,
ठीक है, तो उसके कस्टमर और उसका मार्केट भी वहां पे अवेलेबल है, फिर बाकी सारी कम्युनिटीज आसपास की, ठीक है। तो ये चीजें सारी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो रही है। तो पहले क्या होता था, खाली एक सेल और परचेज का सिस्टम होता था, अब यहाँ पे एक डेटा का भी जो है आदान प्रदान होता है, डेटा जनरेट किया जाता है और उसको किसी और चीज के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा योर गुड्स एंड सर्विसेज, अदर्स गुड एंड सर्विसेज एंड डेवलपर्स एंड कम्युनिटीज, मतलब ये तो हुआ कंज्यूमर के साइड से, ये हो गया प्रोड्यूसर के साइड से, और यहाँ पे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो दोनों को एक साथ लाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। इकोसिस्टम का मतलब एक सिस्टम ऐसा क्रिएट हो रहा है जो इन सारी चीजों को चलाने में योगदान दे रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पहले एक ये लीनियर प्रोसेस हुआ करता था, अब जो प्रोसेस है वो किस इस तरीके का है कि इंटरमिंगल्ड है। ये आपका कंज्यूमर, पार्टनर, सप्लायर, सर्विसेज, सारी चीजों का एक इकोसिस्टम है, और उसको जो है एक प्लेटफॉर्म, जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है या कोई सॉफ्टवेयर है, वो उन सब चीजों को हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की जो इकोनॉमी है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, जो आप मोस्टली कह सकते हैं जो ई कॉमर्स हो गया, या फिर जो ये डिलीवरी रिलेटेड चीजें हो गई, या बाकी सर्विसेज जैसी चीजें जो आप ऐप में बटन दबाते हैं और वो सर्विसेज जो है आप तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का हिस्सा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं वैश्विक विकास में योगदान, योगदान कैसे देंगे, ठीक है। भारत की जो है अगर हम मान लेते हैं ग्रोथ जिस पेस पे चल रही है उस पेस पे चले, ठीक है। इसके अलावा भारत विश्व स्तर पे या फिर डेवलपमेंट फाइनेंस के अंदर जो योगदान अपना दे वो लगभग 0.5% अपनी जीडीपी का दे दे, ठीक है, आने वाले कुछ सालों तक 2030 तक, तब भी हम लोग जो है $70 बिलियन जो है ग्लोबल इकोनॉमी में देंगे, ठीक है, या योगदान देंगे। तो इसका मतलब हम अच्छा खासा योगदान दे रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग अब तक जो है ग्लोबल साउथ की वॉइस थे, और अब इस इनिशिएटिव के बाद अगर हम इकोनॉमी में योगदान देते हैं, उनके डेवलपमेंट के अंदर योगदान देते हैं, तो हम उनके लिए एक बैंक का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर उनको आर्थिक चीजों की जरूरत होगी, किसी मतलब पैसे की जरूरत होगी, एड की जरूरत होगी, तो भारत के पास आ सकते हैं। पहले क्या होता था कि वो चाइना की तरफ जाते थे, क्यों जाते थे कि चाइना के पॉकेट्स बड़े हैं, बहुत सारा पैसा था उनके पास। तो आप देखेंगे श्रीलंका वगैरह में चाइना ने जो है काफी पैसा दिया, ऋण दिया, उसके बाद वो देश जो है ऋण नहीं दे पाए वापस, तो उनका जो कोई पोर्ट है उसको हथिया लिया, ठीक है। जैसे हम्बनटोटा पोर्ट के साथ भी ऐसा हुआ था, चाइना ने उसको पहले ऋण दिया लेकिन वो नहीं वापस दे पाए, तो उस पोर्ट को 100 साल के लिए लीज पे ले लिया, 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया, ठीक है। तो चाइना ऐसी चीजें करता है, लेकिन भारत जो है इस मामले में थोड़ा रिलायबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक जो है भरोसा और भी बढ़ेगा। तो एक चीज है कि वैश्विक विकास वित्त का एक प्रमुख स्रोत बन सकता है, मतलब हम लोग डेवलपमेंट फाइनेंस का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है, क्योंकि हमारे पास इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखें तो अच्छा खासा पैसा जो है हम दे सकते हैं, अगर सिर्फ 0.5% भी दें अपनी जीडीपी का, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस नीड टू बी गाइडेड बाय द इंडियाज यूनिक प्रोपोजिशन, इट्स ओन रोड मैप एंड इट्स ओन ऑफरिंग टू द वर्ल्ड। मतलब आपको अपना एक रोड मैप बनाना होगा, अपना खुद का एक प्लान ला करके वर्ल्ड के सामने रखना होगा कि भाई हम ऐसे ऐसे इतना पैसा दे पाएंगे, ठीक है। और जो अप्रोच होनी चाहिए, आउटवर्ड फोकस्ड डेवलपमेंट फाइनेंस कोऑपरेशन, मतलब बाहरी चीजों को देखते हुए, अभी तक तो हम लोग इंटरनली देख रहे थे, जब हम बात करें भारत के अगर इंटरनल प्रोसेसेस वगैरह की, तो हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस वगैरह में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह में हमारी कुछ स्कीम्स हैं जिससे हम लोग उन पे ध्यान रखते हैं, जैसे कि गति शक्ति स्कीम जो है, जो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ लाती है और हम उनको मॉनिटर करते हैं, ठीक है। वैसे ही अब जो हमारी अप्रोच होगी वो आउटवर्ड फोकस होगी, बाहर की चीजों को, एक्सटर्नल चीजों को देखते हुए करना है, क्योंकि अब जो है हम लोग नेशनल से इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, बाकी देशों के साथ हमारे संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम एक ऐसी संस्था बना दें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब ये एक ऐसी संस्था बनेगी जो एक कैटलिस्ट का काम कर सकती है बाकी देशों के साथ, ठीक है। तो अगर इस तरीके की कोई भी चीज होती है जो बाकी किसी देश को ऋण वगैरह की आवश्यकता है, वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोबल साउथ का बैंक बन सकते हैं, ठीक है। चीन के मॉडल के समान वैश्विक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब चीन ने भी यही किया था, लोगों को पैसा दिया था अलग अलग परियोजनाओं के लिए, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वैसा हम भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा एक सॉफ्ट पावर इंक्रीज होगा और एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस आएगी, मतलब कुछ हमारा नेटवर्क कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि एक दूसरे के ऊपर हम लोग निर्भर हो जाएंगे। और जब आप देखेंगे जब निर्भरता बढ़ जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो अब हमारे लिए आगे बढ़ने का क्या तरीका है, वे फॉरवर्ड क्या है भारत के लिए आगे बढ़ने का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो भारत के जो, जैसा मैंने ये इनिशिएटिव बताया आपको, गति शक्ति इनिशिएटिव, जो कि आपके डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लिंक करता है और उसको मॉनिटर करता है, वैसे ही आपको एक ऐसा
कुछ इनिशिएटिव लेना होगा जो एक्सटर्नल एंगेजमेंट को मॉनिटर करेगा। तो हमारी जो अप्रोच होगी एक्सटर्नल एंगेजमेंट अप्रोच होगी, जिसमें हम लोग बाह्य जो कंट्रीज है, हमारी बाहर की जो कंट्रीज है, उनको भी ध्यान में रखते हुए एक अप्रोच लेके आएंगे। ठीक है, 2024 भारत के दृष्टिकोण के आधार पर विश्व मानचित्र की रूपरेखा तैयार करने का वर्ष है। मतलब ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। ठीक है, भारत को विश्व में अपनी भूमिका के लिए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मतलब आपको अपना एक रोल मॉडल बनाना होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं आपको एक अपना खुद का एक मॉडल बनाना होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं अपना खुद का एक प्रोसेस बनाना होगा, जिसके थ्रू आप विजन बनाना होगा जो आप वर्ल्ड के सामने रखेंगे और लोग आपसे उसमें जुड़ेंगे। ठीक है, समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ सहयोग। ठीक है, नो डाउट हमारी इकोनॉमी अगर इतनी बड़ी है, लेकिन हमारे इकोनॉमी में हमारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी है। ठीक है, तो उसमें ध्यान में रखते हुए हमको जो समान विचारधारा वाले साझेदार है, जैसे क्वाड कंट्रीज हैं, ठीक है, तो उनके साथ मिल करके इस तरीके के इनिशिएटिव लेने होंगे। वैश्विक स्तर पर प्राथमिकता के लिए बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी मार्ग, ठीक है, जैसा कि अभी बीच में मिडिल ईस्ट में बनाने की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, विकासात्मक परियोजनाएं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, ये सारी चीजों को अब हमें फोकस में लाना होगा। तभी हम जो है ये रियलाइज कर पाएंगे कि जो हमारा 2024 का साल है वो है भारत को वर्ल्ड के मैप पे उभर करके सामने आने का। अगर हम जियो पॉलिटिक्स में देखें तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारी बारी है कि हम भू आर्थिकी में या फिर जियो इकोनॉमिक्स में भी वो सेम चीज अचीव करें। ठीक है, तो आज के एडिटोरियल में हम लोग इतना ही रखेंगे कि कैसे भारत को जो है कुछ चीजें ऐसी करनी होगी, भारत को अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, भारत को अपने कुछ संस्थान बनाने होंगे, भारत को जो है विकास के जो प्रोजेक्ट है, विकास परियोजना है विश्व स्तर पर, उसमें इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, और इन सब चीज के लिए हम लोग चाइना के मॉडल से सीख ले सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू।